हेलो क्लास, आई एम उज्ज्वल सर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है नीव एडुकेटर और हम हैं आपके सहयोगी फिजिक्स टीचर और हम पढ़ेंगे फिजिक्स जो कि है 12th क्लास एंड दिस इज एनसीईआरटी बुक्स व्हिच इज बीइंग अप्लाइड। और हम चल रहे हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के चैप्टर्स में। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और बच्चों इसके हम लोग 11.6 टॉपिक में मतलब 6 कर लिया है हमने, ठीक है ना। अब हम लोग 11.7 वाले टॉपिक को करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों प्रकाश की कणीय प्रकृति। किसकी? प्रकाश कह सकते हो, विकिरण कह सकते हैं, ठीक है ना। कि कौन सी प्रकृति? की कणीय प्रकृति, ठीक है ना। कणीय प्रकृति जिसका नाम है, उस कण का क्या नाम है बच्चों? फोटोन, ठीक है ना। आप सबको पता है इस कण का क्या नाम है? फोटोन नाम है, ठीक है ना। फोटोन नाम है भैया। इस प्रकाश और विकिरण की जो कणीय प्रकृति है वो क्या है? फोटोन है, ठीक है ना। ओके, समझ गए ना। प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है वो क्या है? फोटोन है ना। भाई ये जीवन आसान नहीं, आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। ये पढ़ाई जो है वो इतना आसान नहीं है ना। ये समझ लो कि भाई आग का दरिया बना हुआ है ना। और इसमें एकदम डूब के भी जाना है भाई। आग का दरिया ये आगों से भरा पड़ा है। हमें पता है कि आग की दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन भाई जाना उसमें डूब के, ऊपर ऊपर भी नहीं जा सकते है ना। तो ये पूरी जो सिलेबस है आपका भाई वो तो पूरा का पूरा भरा पड़ा है, ठीक है ना। कभी खत्म नहीं होने वाला। तो आप परेशान मत होइए, चलते जाइए चलते जाइए भाई। जीवन का नाम है चलता गाड़ी, ठीक है ना। जीवन का नाम है चलता गाड़ी, ठीक है ना। ये जीवन का मतलब चलते रहेगा ये गाड़ी, रोक नहीं सकते हैं। रुक गए ना तो आपकी जो है वह बच्चों पूरी जो है वो इतिहास बदल जाएगी, है ना। चलिए देखिए, विकिरण की कणीय प्रकृति फोटोन क्या है भाई इसमें। भाई अब तक जो है बच्चों वह हम लोग, ठीक है ना, वह हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में, ठीक है, प्रकाश का एक विलक्षण ज्ञात हुआ, ठीक है। विलक्षण एक लक्षण पता चला भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में जो है ना वो प्रकाश का जो है बच्चों वो क्या पता चला? एक भाई मुझे एक विलक्षण पता चला, ज्ञात हुआ। और यह था कि यह था कि प्रकाश है ना, प्रकाश किसी द्रव्य के साथ, प्रकाश जो है वह किसी द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में, अन्योन्य का मतलब दैट मीन्स, ठीक है, अन्योन्य क्रिया में, ठीक है ना। दैट मीन्स परस्पर क्रिया में, आपस की क्रिया में, जब ये दोनों एक साथ आपस क्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक दूसरे के साथ मिल करके वो अलग घटनाएं व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो और यह था कि प्रकाश किसी द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया, ठीक है, अन्योन्य क्रिया करता है तब तब प्रकाश तब प्रकाश का तब प्रकाश का ठीक है, तब प्रकाश का क्वांटा या ऊर्जा पैकेटों के रूप में, ठीक है, ऊर्जा पैकेटों के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है, प्रयोग होते हैं, ठीक है बच्चों।
प्रयोग होते हैं या फिर द्रव के साथ जब अन्योन्य क्रिया करता है तब प्रकाश का क्वांटा या ऊर्जा पैकेट की प्रकृति व्यक्त होती है। जब ये द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया करता है बच्चों, किसी द्रव्य किसी पदार्थ के साथ जब ये क्रिया करता है तब मुझे इसकी कौन सी प्रकृति, कौन सी लक्षण ज्ञात होती है कि भाई यह कौन सी प्रकृति का है, क्वांटा या ऊर्जा पैकेट के रूप में प्रयोग होते हैं ना, ऊर्जा पैकेट के रूप में, ठीक है, ऊर्जा पैकेट के रूप में, ठीक है, अपनी स्थिति, ठीक है ना, अपनी के रूप में अपनी प्रकृति व्यक्त करता है, ठीक है, अपनी प्रकृति व्यक्त करता है, अपनी प्रकृति व्यक्त करता है, ठीक है ना। उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होती है बच्चों, कैसे लगता है कि, और यह था कि प्रकाश किस द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तब प्रकाश का जो है क्वांटा या ऊर्जा पैकेट, भाई ये ऊर्जा पैकेट मुझे दिखते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की तरंग नहीं दिखती है बच्चों, प्रकाश का तरंग क्या होता है, वो संतत रूप से प्रकाश का ऊर्जा का जो है ना वह है ना स्थानांतरण करता है, भाई ऊर्जा का वह है ना देने की प्रक्रिया चलती है उसकी, ठीक है ना। बट यहां पर क्या है कि जब ये द्रव्य के साथ कोई क्रिया करता है, जब द्रव्य के साथ जब हम लोग प्रकाश किसी पदार्थ पर आपतित करते हैं उस समय जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है, क्वांटा या ऊर्जा पैकेट के रूप में होता है। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ गए आप, बिल्कुल उम्मीद करते हैं। चलिए भैया अब आगे क्या है, अब आगे क्या है बच्चों, सवाल होने लगी, सवाल उत्पन्न होने लगा कि क्या प्रकाश की क्वांटा, क्या प्रकाश की क्वांटा, ठीक है, क्या प्रकाश की क्वांटा, ठीक है, क्वांटा कण माना जा सकता है, कण माना जा सकता है, ठीक है ना, माना जा सकता है, ठीक है। ऐसी सवाल उत्पन्न होने लगी बच्चों, क्या प्रकाश का जो क्वांटा है वो कण माना जा सकता है, क्या उसे कण कहा जा सकता है, क्या इसे कण के रूप में जो है वो स्वीकार किया जा सकता है कि भैया ये कण है, क्वांटा कुछ और नहीं बल्कि कण है, ठीक है, ऊर्जा का पैकेट है वो कुछ नहीं कण और कण है, वो कण है, ठीक है, दैट इज पार्टिकल, क्वांटा पार्टिकल है, क्या ऐसा कहा जा सकता है। तो देखो भाई इसका जवाब देने के लिए जो है वो भाई आइंस्टाइन साहब, भाई आइंस्टाइन जो है ना, वो आइंस्टाइन, ठीक है ना, किसने, आइंस्टाइन ने भाई, ठीक है, आइंस्टाइन ने यहां पर भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, ठीक है। आइंस्टाइन ने एक, ठीक है, महत्वपूर्ण परिणाम, ठीक है, एक महत्वपूर्ण परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम, ठीक है, परिणाम दिया, ठीक है, किसने, आइंस्टाइन ने एक महत्वपूर्ण परिणाम दिया कि है ना प्रकाश के क्वांटा, प्रकाश के क्वांटा का संवेग, संवेग है ना, संवेग h न्यू बटा में c होता है, h न्यू बटा में c होता है। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो क्वांटा है ना प्रकाश के, जो प्रकाश का जो ऊर्जा पैकेट जिसको आप क्वांटा कह रहे हैं भाई, ये क्वांटा का संवेग होता है, वो कितना होता है, h न्यू बटा में c होता है, ठीक है, होता है। ओके भाई, भाई साहब प्रकाश की क्वांटा, प्रकाश की क्वांटा का, ठीक है, ऊर्जा, प्रकाश के क्वांटा का ऊर्जा क्या होता है, h न्यू और भाई h न्यू, तो प्रकाश की क्वांटा का ऊर्जा एवं संवेग h न्यू बटा में c ज्ञात होते ही इसे कण के रूप में स्वीकार करना, ठीक है ना, आवश्यक हो गया। स्वीकार करना क्या हो गया, आवश्यक हो गया। अब भाई आवश्यकता हो गई कि स्वीकार करना पड़ेगा, आवश्यक हो गया कि भाई कोई अगर कण है तो उसके पास ऊर्जा होगी, कोई कण है तो ऊर्जा होगी, ऐसा है कि कोई कण है ना तो उसके पास ऊर्जा होगी, ठीक है ना, कोई कण है तो ऊर्जा होगी। कैसे,
भाई कोई कण है तो ऊर्जा होगी, कैसे? कण के पास द्रव्यमान होगा, अच्छा खासा द्रव्यमान होगा भैया, है ना। तो आइंस्टाइन के ही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से हमें पता है कि अगर द्रव्यमान है किसी के पास, अगर कोई कण है तो द्रव्यमान है, ठीक है ना। भाई प्रकाश की तरंग नहीं है ये, जो प्रकाश की तरंग की द्रव्यमान, भाई प्रकाश की तरंग का द्रव्यमान होता है, ऐसा सुना है क्या आपने? नहीं ना। लेकिन प्रकाश का कण बन जाए तो अगर वो कण बन गया, इफ दैट इज पार्टिकल देन दे विल हैव अ मास, उसके पास मास होगी, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल, है ना। अगर उसके पास द्रव्यमान है तो पार्टिकल है, अगर कण है तो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो कण है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर किसी के पास ऊर्जा है तो द्रव्यमान होंगे। देयर इज अ मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन, भाई मास एनर्जी का इक्विवेलेंस इक्वेशन है, तुल्यता का एक समीकरण है क्या, कि अगर ऊर्जा है दैट मीन्स उसके पास द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो कण है। ओहो हो, मजा आया क्या? समझ में आ रही है? तो स्वीकार करना आवश्यक हो गया भाई। और संवेग किसके पास होगी भाई? संवेग P बराबर में क्या होता है? M गुना में V, दैट मीन संवेग उसी का होता है जिसके पास द्रव्यमान होती है ना। तो यहां तो द्रव्यमान इस समीकरण में व्यक्त नहीं हुआ है, लेकिन हमने कहा कि संवेग होता है प्रकाश के क्वांटा के पास, वो कितना होता है? h न्यू बटा में c। और संवेग का मतलब तो हम यही समझते हैं कि जब किसी द्रव्यमानित वस्तु को कुछ त्वरित किया जाए, समझ में आई बात? तो दैट मीन्स जैसे ही क्वांटा का ऊर्जा पता लग गया और ऊर्जा के साथ साथ अगर संवेग पता लग गई, तो हमने कहा भाई ये कण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्या इस बात में आपको कोई तकलीफ? अगर तकलीफ है तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों? यस। अब सुनिएगा, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश, है ना, इस लाइन में लिख सकते हैं आप, है ना, प्रकाश के क्वांटा का नाम बाद में, नाम जो है बाद में क्या रखा गया भाई? फोटॉन, ठीक है। प्रकाश के क्वांटा का नाम बाद में फोटॉन पड़ा, इसी को क्या कहते हैं भाई? फोटॉन कहते हैं। ये बात आप यहां पे देख रहे हैं, प्रकाश विकिरण की कणीय प्रकृति, और कणीय प्रकृति तो कौन सा? ये कण का जो प्रकृति है, जो क्वांटा है, वो क्या कहलाता है? फोटॉन कहलाता है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब बच्चों सेकेंड पैराग्राफ में आ रहे हैं, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं कि प्रकाश की क्वांटा प्रकृति, प्रकाश की क्वांटा या कण की प्रकृति, ठीक है ना, कण की प्रकृति, भाई कण की प्रकृति, ठीक है ना, एच कॉम्पटन, है ना, एच कॉम्पटन, है ना, एच कॉम्पटन ने भी, एच कॉम्पटन ने भी इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कर, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, प्रयोग कर एक्स किरणों की प्रकीर्णन प्रयोग, एक्स किरणों की प्रकीर्णन प्रयोग से सिद्ध किया, प्रयोग से सिद्ध किया। उन्होंने ये प्रयोग किया बच्चों, और इस प्रयोग के बाद भाई कौन सा प्रयोग था इसका? एक्स किरण प्रकीर्णन का प्रयोग था इसका, ठीक है। उसमें उसमें जो है उन्होंने बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के, भाई किसका प्रयोग लिया उसने? इलेक्ट्रॉन का प्रयोग लिया, और उस इलेक्ट्रॉन का प्रयोग लेते हुए उन्होंने एक्स किरण की प्रकीर्णन जो है ना की, एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग किया, और उसकी सहायता से उन्होंने बताया कि भाई प्रकाश की जो क्वांटा है, जो कण है, वह बिल्कुल सही है। प्रकाश किस प्रकृति के हैं? क्वांटा प्रकृति के, और कण प्रकृति का। प्रकाश का क्वांटा जो है ना, प्रकाश का जो क्वांटा है वो कण के रूप में बिल्कुल एक्सेप्ट किया जा सकता है। यह बात उन्होंने अपने इस प्रयोग से सिद्ध किया, ठीक है ना। समझ में आई? सीधा लाइन अपने पास रख लो, एकदम मजे से रख लो, समझ में आ गई बात? ज्यादा ब्रेन अपने को इसमें नहीं खर्च करना है, क्योंकि साइंटिस्ट नहीं बनना है। अब जो साइंटिस्ट का शुरुआत है हमारा, रख लीजिए आप इसको, ठीक है ना। मजा आ गया? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई साहब। ये प्रकीर्णन का प्रयोग उसने कब किया भाई? कण या कण की प्रकृति एच कॉम्पटन, है ना, एच कॉम्पटन ने 1924 में, है ना, ठीक है, एच कॉम्पटन, ठीक है, कॉम्पटन 1924, ठीक है ना, 1924, ठीक है। एच कॉम्पटन ने भी इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कर एक्स किरणों की प्रकीर्णन प्रयोग से सिद्ध किया, ठीक है ना।
ये प्रयोग कब हुआ बच्चों? 1924 में, है ना, 1924 में। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो आपको क्या मिलने वाला बच्चों कि ठीक है, भौतिकी में योगदान के लिए, कौन से भौतिकी में भाई? सैद्धांतिक भौतिकी में, ठीक है ना बच्चों, कौन से भौतिकी में भाई? सैद्धांतिक भौतिकी में, ठीक है। एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में बहुत सारे काम किया आइंस्टीन ने, एवं प्रकाश विद्युत, ठीक है, प्रभाव, ठीक है, के कार्य के लिए, के कार्य के लिए, ठीक है, आइंस्टाइन को भाई, आइंस्टाइन को जो है बच्चों, वो आइंस्टाइन को जो है 1921 में 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, है ना। 1921 ईस्वी में क्या दिया गया भाई? नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना बच्चों, नोबेल पुरस्कार दिया गया। और केवल इन्हीं को नहीं मिला बच्चों, 1921 में तो इनको मिला ही मिला, 1923 में जो है ना, 1923 में जो है बच्चों, वह है ना R.A. मिल्टन को, है ना, R.A. मिल्टन साहब को भी मिला भाई, क्योंकि मिल्टन ने भी जो है ना बच्चों, उन्होंने जो संवेग बताया था भाई, उन्होंने जो प्रयोग किया था, आइंस्टाइन जो एक समीकरण दिया था, और उसमें उन्होंने प्लांक नियतांक का जो है ना वैल्यू निकालने गए थे, और फिर उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भाई समीकरण से कह सकते हैं कि हम जो है ना समीकरण से भी, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये बात उन्होंने खोजने जो गए थे मिल्टन साहब, 1923 R.A. है ना, 1923 में R.A. मिल्टन को, ठीक है, उसके, ठीक है, उसके आवेश का, ठीक है, आवेश का मूल, ठीक है, आवेश का, ठीक है, आवेश का मूल, है ना, आवेश का मूल इकाई का खोज करने। भाई आवेश का मूल इकाई कौन है भाई? भाई आवेश का मूल इकाई कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? उसने बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था भाई, इलेक्ट्रॉन की आवेश दी थी उसने। तो आवेश का मूल इकाई, है ना, आवेश के मूल इकाई का मान एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव कार्य के लिए, एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव कार्य के लिए, ठीक है, प्रभाव कार्य के लिए, है ना, मिल्टन को उसके आवेश का मूल इकाई का मान एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल गया बच्चों। भाई नोबेल पुरस्कार, नोबेल का मतलब समझता है मानव के हित के लिए किया गया कार्य, मानव के जीवन के हित के लिए किया गया कार्य, मानव के भलाई के लिए किया गया कार्य, नोबेल पुरस्कार दिया गया भाई 1923 में। 1921 में किसको दिया गया? आइंस्टाइन साहब को दिया गया, ठीक है ना। क्या ये सब थ्योरी आपको याद रहेगी? एकदम मजे से बोल दो भाई। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो प्लीज टेक इट, ठीक है ना। मिटा दूं मैं इसको? एकदम आनंद आ जाएगा भाई अगर मिटा देंगे तो, क्योंकि अगला टॉपिक आने वाला है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। मंजिल बड़ी है तो संघर्ष भी बड़ा होगा, मंजिल बड़ी है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। बच्चों बिना जगे यह मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो जगो भाई साहब, जगो और लगो, जगो और लगो, है ना। ये रातें मुझसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर मुझसे बातें करती है, और कहती है ये सोने वाले, ये जो चद्दर और कंबल सोने वाले, चद्दर ताने और कंबल ताने सोने वालों से मत घबराना, है ना। और जिस दिन तुम कुछ बन जाओ उस दिन इत्मीनान से, हौले से कुछ और देर तक सो लेना, ठीक है ना। तो भाई साहब इसको केवल बोलना नहीं है रटूता तोता की तरह, फील इट भाई, फील इट। तुम्हारे अगल बगल इतने सारे सोर्स हैं मोटिवेशन के, हमारे मम्मी पापा, हमारे घर के अगल बगल, सुबह सुबह जो है ना जानवर देखते हो, जानवर जैसे सुबह होती है निकल पड़ते हैं अपने दाने की खोज में, ठीक है ना। और हम हैं कि सुबह सुबह सोए रहते हैं, दाना का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि पिताजी हमारे लगे पड़े ना हमें दाना खिलाने के लिए। भाई फिक्र करो, करोगे तभी डरोगे भाई, करोगे ना तभी डरोगे, और अगर डरोगे तो फिर कुछ ना कुछ भरोगे, समझ गए ना। ठीक है, अगर तुम डरोगे तो कुछ भरोगे, ठीक है ना। नहीं, कुछ डरोगे तो कुछ करोगे, और कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर भरोगे। क्या बात है, मजा आ गया। देखो भाई
देखो भाई, प्रकाश प्रकाश भाई, प्रकाश जो है बच्चों वो कैसा है? विद्युत चुंबकीय प्रकाश है भाई, विद्युत चुंबकीय। भाई बच्चों, प्रकाश की तरंग प्रकृति बताई गई थी, है ना? लेकिन मैक्सवेल साहब ने अलग ही तस्वीर ला दिया, बोला कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। तो विद्युत चुंबकीय प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है बच्चों, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय प्रकाश का, ठीक है ना, कौन सा? फोटोन का। ये जो फोटोन का अवधारणा था, फोटोन का अवधारणा, फोटोन का अवधारणा, ठीक है ना, निम्न निम्न, ठीक है, निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है, निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया, है ना, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये जो फोटोन, ये फोटोन है ना, उनके लिए निम्न सारांश बनाए जा सकते हैं। बच्चों ये जो फोटोन का अवधारणा है उसके लिए हम लोग निम्न सारांश, ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं। आपको जिस भी तरीके से अपनी कॉपियां बनानी हो, जिस भी तरीके से अपने नोट्स बनाने हो, आप दोनों शब्दों में से कोई भी लिख सकते हैं। निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है, या फिर उसका सारांश निम्न रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। पहला सारांश क्या है भाई? पहला सारांश क्या है कि प्रकाश या विकिरण, है ना, प्रकाश या फिर विकिरण, ठीक है ना, प्रकाश या विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में, द्रव के साथ अन्योन्य क्रिया में, ठीक है ना, अन्योन्य क्रिया में, ठीक है ना, अन्योन्य क्रिया में क्वांटा, ठीक है ना, क्वांटा या ऊर्जा पैकेट, या ऊर्जा पैकेटों के रूप में, या ऊर्जा पैकेटों के रूप में होता है, ऊर्जा पैकेटों के रूप में होता है। अन्योन्य क्रिया में वो क्वांटा या ऊर्जा पैकेटों के रूप में होता है भाई, जब वो अन्योन्य क्रिया कर रहा होता है, तो है ना, वो किसके रूप में भाग लेता है? क्वांटा या ऊर्जा पैकेट के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? ठीक है, प्रकाश की क्वांटा, प्रकाश की क्वांटा या ऊर्जा का पैकेट, या ऊर्जा का पैकेट फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? फोटोन कहलाता है, ठीक है। इसकी ठीक है बच्चों, इसकी ऊर्जा, ठीक है, इसकी ऊर्जा, है ना, इसकी ऊर्जा h न्यू तथा संवेग h न्यू बटा c होता है, ठीक है। एवं इसकी चाल c होती है, इसकी चाल क्या होती है? c होती है। और यहां c प्रकाश का चाल है, और यहां c क्या है बच्चों? प्रकाश का चाल। प्रकाश जिस चाल से चलता है उसी चाल से तरंग भी चलता है। प्रकाश के दो प्रकृति, तरंग और कण। अगर प्रकाश अपने चाल से चलता है, जिस भी चाल से चलता है, उसी चाल से उसका तरंग प्रकृति भी चलेगा और कण भी चलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई बच्चों? प्रकाश की जो क्वांटा है या प्रकाश का जो ऊर्जा का पैकेट है वो फोटोन कहलाता है, और उस फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों? h और न्यू। अगर उसकी आवृत्ति न्यू है और उसका संवेग कितना होगा? h न्यू बटा में c। अगर फोटोन का ऊर्जा h न्यू तब होगा जब उसके, तीसरा पॉइंट बच्चों हम लोग यही लिखने वाले हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग यही लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? मजा आ जाएगा भाई। यदि प्रकाश या विकिरण की आवृत्ति न्यू तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तब सभी फोटोन की, है ना, उस प्रकाश की, उस विकिरण की आवृत्ति न्यू है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तब उस
उस आवृत्ति एवं तब उस आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य के विकिरण के तरंगदैर्घ्य के विकिरण मतलब प्रकाश के सभी फोटोन, इसमें जितने भी फोटोन हैं वो बच्चों, उन सभी फोटोन का ऊर्जा, ठीक है ना, एच न्यू एवं संवेग एच न्यू बटा सी एक समान होते हैं। क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है, एक समान होता है। ठीक है ना, अगर तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी न्यू है तो सभी फोटोन का जो ऊर्जा एच न्यू और संवेग जो एच न्यू बटा सी होता है वो क्या होता है? एक समान होता है। बोलो आया ना, बोलो आया ना, अरे हाँ या ना, पक्का। चलो देखो आगे देखो बच्चों, प्रकाश की फोटोन का ऊर्जा बढ़ाने के लिए आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन किया जाना चाहिए। तरंगदैर्घ्य में, है ना, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन किया जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना, ये तो संबंध से मुझे दिखता है भाई, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन किया जाना चाहिए, ये तो मुझे इस संबंध से बिल्कुल स्पष्ट होता है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर, विकिरण की तीव्रता, भाई प्रकाश के पास तीव्रता भी होती है, पता है आपको? यस पता है। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उस क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड जिस क्षेत्रफल पे अगर आप प्रकाश आपतित कर रहे हो और उस प्रकाश अगर आपने तीव्रता बढ़ा दिया तो उस क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड, ठीक है ना, प्रति सेकेंड फोटोन की संख्या में बच्चों, है ना, प्रति सेकेंड फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है। प्रति सेकेंड फोटोन की संख्या में वृद्धि होती है। बोलो हाँ या ना। अर्थात प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, है ना, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों। क्या यहां तक शब्द दिख रही है आपको? पक्का एकदम बच्चों, सब दिख रही है आपको? बोलिए, फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोलिए हाँ या ना, है ना, बिल्कुल। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है, बल्कि फोटोन की संख्या में वृद्धि होता है। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बच्चों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। 3 पॉइंट आपको समझ में आ गई, याद भी हो गए होंगे। चौथे पॉइंट पे आ जाइए, चौथे और पांचवें पॉइंट्स पे आ जाइए बच्चों, चौथे और पांचवें पॉइंट्स पे आ जाइए। ठीक है, और फिर ये आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो है ना बच्चों, आप सबका जो ये टॉपिक है वो 7 भी खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग के 2 टॉपिक बचेंगे, 8 और 9। ठीक है, और ये फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज ये 3 के बाद 4 पे बच्चों, फोटोन विद्युत उदासीन होता है। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं, विद्युत उदासीन होता है। इसलिए किसी स्थान पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्थित होने पर उससे यह विक्षेपित नहीं होता है, ठीक है ना।
विक्षेप कब आएगा बच्चों? आकर्षण या प्रतिकर्षण कब होगा? जब कोई कण जो है ना वो आवेशित होंगे, तब वह विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होने से है ना वहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन क्योंकि फोटोन तो विद्युत उदासीन है, तो उदासीन कण अगर विद्युत भाई चुंबकीय क्षेत्र से कौन आकर्षित होंगे? आवेशित कण। आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में गुजरते हैं तो वहां आकर्षित होते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में जो है बच्चों, अगर विद्युतीय क्षेत्र आकर्षण प्रकृति का है तो आकर्षित होगा कौन? आवेश, कोई आवेशित कण। तो ये तो फोटोन तो उदासीन है, तो नहीं आकर्षित होगा नहीं प्रतिकर्षित होगा, दैट मींस विक्षेपित ही नहीं होगा। ठीक है ना? जैसे जा रहा था वो वैसे ही चलता चला जाएगा। मान लीजिए यहां पर जो है ना बच्चों, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, या मान लो इधर विद्युतीय क्षेत्र है और इधर चुंबकीय क्षेत्र है। बच्चों विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। और इसमें मान लो तुमने जो है ना फोटोन को इस दिशा में लेकर चले गए, तो फोटोन मस्त इस दिशा में जो है ना बच्चों, मस्त इस दिशा में चलता चला जाएगा, मस्त इस दिशा में चलता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलेगा। फिर भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित करना है, बोलो है ना। फिर ये सीधे रास्ते पर नहीं चल पाएगा, फोटोन मस्त सीधे रास्ते पर चला जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है बच्चों, 5वें पॉइंट पे आ जाइए। 5वें पॉइंट से आ जाइए आप। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको? आ गई? चलो 5वें पॉइंट पे आते हैं भाई। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो खो गया भाई, जो खो गया जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे भाई, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। ठीक है? और सफलता हासिल करने वाले, मंजिलें प्राप्त करने वाले लोग वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिन्हें मंजिलें पानी है ना, जिन्हें अपना मंजिल दिख रहा है और इन मंजिल में बहुत सारे मुश्किलें हैं, ठीक है ना, बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो उन मुश्किलों को देख करके बच्चों हम लोग अपने वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है ना? वक्त और हालात आपके जैसा ही होगा तो फिर मजा कहां है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में? भाई फिर इस लक्ष्य को दिया ही क्यों जाएगा जब आपके साथ वक्त भी होंगे और फिर हालात भी होगा। जब ये दोनों आपके साथ मिल जाएगा तो फिर भाई वो लक्ष्य दिया ही क्यों जाएगा? फिर तो भाई तुम्हें लक्ष्य देने के वजह सीधा हाथ न थमा दे लोग, बोलो हाँ या ना। तो वक्त और हालात तो अपने जैसे नहीं होंगे अगर मुझे कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, क्योंकि लक्ष्य होता ही वहीं पर है जिससे पहले बहुत सारी मुश्किलें होती है ना भाई। भगवान का मंदिर होता ही ऊंचाइयों पर है, क्यों? क्योंकि फिर मुझे पहाड़ियों से गिरते पड़ते जाना होता है, कटीलों झाड़ियों से होते हुए जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जा भी तो रहे हैं उस लक्ष्य पर जहां पर भाई परम आनंद मिलने वाला है, आशीर्वाद मिलने वाला है। उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उससे पहले भाई झेलनी पड़ेगी। ये आशीर्वाद प्राप्त करना है तो झेलनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना। भाई 2 लाइन और सुनाता हूं, सुन के जाओ, क्योंकि 5वां टॉपिक खत्म होते ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। भाई सुन के जाओ क्या सुना रहा हूं, सुन के जाओ कि भाई मुश्किलें, ठीक है ना, मुश्किलें या फिर कह दो भाई मंजिलें, ठीक है, हमारी जो मंजिलें हैं, मंजिलें जिद्दी है, ठीक है ना, मंजिलें क्या हैं? जिद्दी है। ओके, रास्ते जिद्दी हैं, मंजिलें जिद्दी है, रास्ते जिद्दी हैं, ठीक है, मंजिलें जिद्दी है, रास्ते जिद्दी हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई तुम अगर जिद्दी हो तो मेरे हौसले भी उतने ही जिद्दी हैं, मेरे हौसले भी उतने ही जिद्दी हैं। मंजिलें जिद्दी है, रास्ते जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। देखो आगे चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आगे बढ़ो भाई। मंजिलें जिद्दी है, रास्ते जिद्दी हैं, देखते हैं कल हमारा और तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी है। 5वां पॉइंट सुन के जाओ भाई। क्या कि फोटोन की कुल ऊर्जा एवं कुल संवेग बच्चों क्या रहती है? संरक्षित रहती है। ठीक है, संरक्षित रहती है। कब?
संरक्षित रहती है जब यह ठीक है फोटोन, जब यह फोटोन कण की संगत में भाग लेते हैं। संगत का मतलब बच्चों टक्कर में भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो फोटोन, जब बच्चों फोटोन कण की टक्कर में भाग लेते हैं, जब इस फोटोन का किसी कण के साथ टक्कर होता है, जैसे फोटोन और मान लो कण का टक्कर हो गया, फोटोन आया और वो इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा, तो इस स्थिति में, इस टक्कर में बच्चों इसका संवेग और इसका ऊर्जा क्या रहेगा, संरक्षित। मतलब फोटोन के पास अगर ऊर्जा E है तो इलेक्ट्रॉन का, ये फोटोन टक्कर मारते ही ये नष्ट हो जाएगा बच्चों। ये फोटोन जैसे इसको टक्कर मारेगा तो ये फोटोन जो है वो अवशोषित कर लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे, अवशोषित हो जाते हैं। टक्कर में जो है बच्चों यह फोटोन का क्या हो जाता है, अवशोषण। दैट मीन्स टक्कर के पश्चात आवश्यक नहीं है कि फोटोन की संख्या संरक्षित रहे। फोटोन की संख्या संरक्षित रहे, फोटोन की संख्या संरक्षित रहे। फोटोन की संख्या संरक्षित नहीं रहेगी बच्चों। फोटोन, मान लो फोटोन 25 की संख्या में जाकर किसी टक्कर से टकराए, मतलब किसी सतह से टकराए, उस सतह में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 फोटोन से ऊर्जा लिया। जैसे ही फोटोन से ऊर्जा लिया, फोटोन को अवशोषित कर लिया। दैट मीन्स उस फोटोन खत्म हो गया, फोटोन अवशोषित हो गए, मतलब वो फोटोन खत्म हो गया और अब नए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के रूप में वो फोटोन, जैसे भाई पिताजी आते हैं धरती पर, वो अपने संतान को जन्म देते हैं, पिताजी चले गए, वो पिताजी के रूप में वो संतान इस धरती पर कार्य कर रहा होता है। बोलो हाँ या ना। इसी तरह से फोटोन आएंगे, इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा, अपनी ऊर्जा पूरी तरह से जो है ना दे देगा इलेक्ट्रॉन को। फोटोन खत्म हो गया, अब फोटोन नए रूप में सृजित हो गया, ठीक है ना। फोटोन का नए रूप में सृजन हो गया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के रूप में सृजन हो गया। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों टक्कर के पश्चात आवश्यक नहीं है कि फोटोन की संख्या क्या रहे, संरक्षित रहे। आए थे 25, अब बच गए 10, इसका मतलब 10 जो है ना वो अवशोषित कर लिए गए। तो संख्या संरक्षित नहीं रहेगा बच्चों, लेकिन ऊर्जा संरक्षित रहेगी। फोटोन का पहले ऊर्जा जितना था उतना ही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के रूप में बाद में मिलेगा आपको। बोलिए हाँ ना। बच्चों फोटोन का जितना संवेग होगा, अगर फोटोन के पास संवेग बच्चों h/c है, तो इस इलेक्ट्रॉन का भी संवेग कितना होगा, h/c होगा। कोई दिक्कत। इस तरह से बच्चों ये पूरा जो है आपका प्रकाश की जो कणीय प्रकृति फोटोन थी, वो पूरी की पूरी जो है ना सारांश मैंने आपको दे दिया है। मजे लीजिए, आनंद लीजिए। बहुत सिंपल सा और साधारण सा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं, पढ़ते रहे और आनंद लेते रहे। थैंक यू।